बजट 2023 में एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी गई सभी बिजनेसमैन के लिए। जो भी स्मॉल बिजनेसमैन है, जो एमएसएमई में खुद को रजिस्टर करा चुके हैं या कराने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है बजट 2023 के थ्रू। अब उनकी पेमेंट्स मिलेंगी टाइम पे, बट उनको ध्यान रखना अगर एमएसएमई के साथ काम करते हैं जुड़ के तो उनकी भी पेमेंट देनी होगी टाइम पे। कौन सा सेक्शन इसको चेंज कर रहा है, क्या है कंडीशंस, सारी चीजें एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे। इसीलिए वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। स्क्रीन पे मैंने ओपन किया है मेमोरेंडम पेज नंबर 14, जिसमें एमएसएमई की बात करी गई है। पहले मैं आपको मेमोरेंडम से बताऊंगी, फिर मैं एग्जांपल्स दूंगी। फटाफट यहाँ पे ना आप अंडरस्टैंड करो क्या करना चाहती है गवर्नमेंट। प्रमोट करना चाहती है टाइमली पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। इसके लिए चेंज करा है सेक्शन 43B में। पहले बताया सेक्शन 43B है क्या, आपको भी पता होना चाहिए। सेक्शन 43 बात करता है सर्टेन डिडक्शंस की, वो आपको तभी अलाउ होंगी जब आप उसकी पेमेंट कर दोगे एक्चुअल। फिर सेक्शन 43B में ना एक प्रोविजो भी डला हुआ है जो कहता है ठीक है कुछ सर्टेन डिडक्शंस हैं इस सेक्शन की जो हम अलाउ कर देंगे ऑन अक्रूवल बेसिस, अगर उनका अमाउंट पे कर दिया जाए बाय ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। नाउ इन ऑर्डर टू प्रमोट टाइमली पेमेंट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, वो भी मैं बता रही हूँ ना, बहुत ही ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड का मीनिंग है। क्या बताना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पे ना, ये जो माइक्रो एंड स्मॉल वर्ड लिखा है, एक बार इसको अपने माइंड में ले लो। मैं बताऊंगी इसका लॉजिक। इज प्रपोज टू इंक्लूड पेमेंट मेड टू सच एंटरप्राइज विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट। तो एमएसएमई की पेमेंट कौन से सेक्शन में लाई जा रही है, 43B में। 43B वो क्या बोलते हैं, आपकी डिडक्शन तभी अलाउ होगी जब आप पेमेंट कर दोगे, ठीक है। यानी एमएसएमई को इससे आने से क्या फायदा होगा, इनकी पेमेंट जब होंगी टाइमली। तो अकॉर्डिंगली इसमें नया क्लोज एच इंसर्ट किया जा रहा है टू प्रोवाइड दैट एनी सम पेबल बाय एसएससी टू माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट। तो आपको पता है एमएसएमई को कौन सा एक्ट देखता है, एमएसएमई का अपना अलग एक्ट है। उसके सेक्शन 15 में ना टाइम लिमिट बता रखी है कि कितने दिन के अंदर एमएसएमई को पेमेंट हो जानी चाहिए, तो उसी के अंदर होनी है। shall be allowed as deduction only on actual payment। और बहुत इंपॉर्टेंट, however सेक्शन 43B का जो प्रोविजो है वो इस केस में नहीं लगेगा। कौन सा प्रोविजो, ये वाला, कि आप इसकी पेमेंट अगर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर कर देते हो किसी अमाउंट की पेमेंट जो आपको डिडक्शन लेनी है, तो वो अलाउ हो जाती है, बट वो प्रोविजो एमएसएमई पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट मैंडेट करता है पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज विद इन द टाइम एज पर द रिटर्न एग्रीमेंट। यानी जो रिटर्न एग्रीमेंट का टाइम है उसके अंदर पेमेंट होनी चाहिए। और कितनी पेमेंट की टाइम लिमिट दे रखी है एमएसएमई एक्ट में, विच कैन नॉट बी मोर देन 45 डेज। जहां पे एग्रीमेंट है वहां पे 45 दिन की लिमिट है। और अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो देखिए ये सेक्शन बोलता है कि ऐसी पेमेंट हो जानी चाहिए विद इन द 15 डेज। इसीलिए जो सेक्शन 43B ऑफ द एक्ट है वो अलाउ करेगा द पेमेंट एज डिडक्शन ओनली ऑन द पेमेंट बेसिस। It can be allowed on accrual basis only if the payment is within the time mandate under section 15 of MSME Act, and this will be applicable from assessment year 24-25। अब आपने समझ लिया, मेमोरेंडम से मैंने आपको लैंग्वेज समझा दी। अब जो मैं फोकस कर रही हूँ ना ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज पे, इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ड का मीनिंग, बहुत। तो आपको समझाने के लिए मैंने प्रेजेंटेशन बना रखी है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन बोलती है एमएसएमई एक्ट के अंदर आप देखोगे कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए लिमिट है टर्नओवर की और साथ ही उनकी जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में। माइक्रो एंटरप्राइज में कौन से कैटेगरीज बिजनेस फॉल करेंगे, जिनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में अप टू 1 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन से माने जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी का क्राइटेरिया रहेगा 10 करोड़ का और टर्नओवर 50 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइज के लिए 50 और 250 करोड़। अब इस डेफिनेशन को समझाने का मेरा आपको ये पर्पस था। आपने देखा यहाँ पे 3 कैटेगरी है, माइक्रो, नंबर 2 स्मॉल एंड नंबर 3 मीडियम।
और जो बजट में चेंज आया है सेक्शन 43B में, वो सिर्फ इन 2 कैटेगरीज के लिए आया है, माइक्रो एंड स्मॉल। इसीलिए मैंने कहा था वर्ड्स पे फोकस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए नहीं आया है जिनकी ये लिमिट्स है ना, जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा पर 250 करोड़ तक है, वेदर वो एमएसएमई में रजिस्टर हो, तभी उनको 43B क्लोज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे। मैंने वही सारी लैंग्वेज वही लिखी है। नाउ अब ये कैसे वर्क करेगा? अगर आपको पेमेंट अलाउ करानी है ड्यू बेसिस पर, अक्रूवल बेसिस पर, अगर कहीं पर भी एग्रीमेंट नहीं है तो आपको पेमेंट करनी होगी एमएसएमई की 15 दिन के अंदर, और अगर एग्रीमेंट है तो 45 दिन के अंदर। और आपकी पेमेंट अलाउ कब होगी? पेमेंट बेसिस पर, जब कोई भी एग्रीमेंट है नहीं है और आपने 15 दिन में पेमेंट नहीं करी, और एग्रीमेंट तो है बट आपने पेमेंट करी है 45 डेज के बाद। चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एक मैंने टेबल भी बना रखी है, पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, नोट मीडियम एंटरप्राइज, हर जगह हमने लिखा है। मीडियम एंटरप्राइज के लिए नहीं है, ये माइक्रो एंड स्मॉल के लिए है। अगर एग्रीमेंट नहीं बना है, कहीं भी जहां एग्रीमेंट ना हो, तो एमएसएमई एक्ट बोलता है 15 दिन की टाइम लिमिट है पेमेंट करने की। तो पेमेंट अगर 15 दिन में कर दी गई है तो अलाउ हो जाएगा वो एक्सपेंस 43B इन द सेम ईयर। इसको अभी एग्जांपल से भी समझेंगे। अगर पेमेंट नहीं करी गई 15 दिन के अंदर, तो अलाउएबल इफ पेमेंट डन बिफोर लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और नहीं अलाउ होगा इफ पेमेंट मेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और अगर एग्रीमेंट बना है तो टाइम लिमिट हो जाएगी 45 दिन की, और सेम उसी तरह से ये काम करेगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो राम का एग्जाम्पल है। राम ने पूछा कि बजट आया, बजट में मैंने ये चीजें सुनी, मेरा एक इनवॉइस है, ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 23 से। मान लो मेरा एक इनवॉइस है जिसकी डेट है 1 जनवरी 24। ये काम मैंने करा है जुड़ के माइक्रो एंटरप्राइज के साथ, उसके साथ मैंने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया, तो इसीलिए मेरे पास कोई ड्यू डेट भी नहीं है पेमेंट करने की। यानी आपको यहीं पे क्लिक हो जाना चाहिए कि ये वाली पेमेंट इनवॉइस के 15 दिन के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, यानी इसकी ड्यू डेट एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग 15 जनवरी बनती है। एक्चुअल पेमेंट कब कर दी गई? 10 ही दिन के अंदर कर दी गई। तो बिल्कुल ये सेक्शन 43B को कंप्लाई करा। ये 43B के हिसाब से हमने लिखा है डिडक्शन अलाउ होगी कौन से फाइनेंशियल ईयर में, तो ये तो 23-24 में ही अलाउ हो जाएगी ये वाली, क्योंकि टाइमली पेमेंट कर दी गई। फिर वही इनवॉइस की डेट 1 जनवरी, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो ड्यू डेट भी नहीं बनती, बट एज पर एमएसएमई एक्ट बनती है। एग्रीमेंट के हिसाब से ड्यू डेट नहीं बनती, पर एमएसएमई एक्ट के हिसाब से 15 जनवरी तक पेमेंट होनी है। पेमेंट कब करी? 25 मार्च को या 25 मार्च को। तो ये पेमेंट विद इन द फाइनेंशियल ईयर कर दी गई, वेदर लेट तो करी गई है बट ये पेमेंट बेसिस पे अब अलाउड होगा, बट वो भी पेमेंट भी विद इन द फाइनेंशियल ईयर करी गई है, तो ये भी 23-24 में अलाउ हो जाएगा। फिर वही इनवॉइस है, एग्रीमेंट नहीं है तो एग्रीमेंट के हिसाब से ड्यू डेट भी नहीं है, एमएसएमई एक्ट के हिसाब से 15 जनवरी ड्यू डेट है, पेमेंट करी 10 अप्रैल को, यानी ड्यू बेसिस पे तो ये अलाउ नहीं होगा 23-24 में, क्योंकि पेमेंट ही नहीं करी 23-24 में। पेमेंट कब करी है? फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो 24-25 में जाके ये अलाउ हो जाएगा। देन अब मानिए कि इनवॉइस की डेट है 20 मार्च, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो एग्रीमेंट के हिसाब से ड्यू डेट भी नहीं है, तो कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर पेमेंट होनी चाहिए, जो बनेगी 3 अप्रैल। और ये पेमेंट कब करी गई? 3 अप्रैल को करनी थी, 30 मार्च को ही कर दी गई, पहले ही कर दी गई, ड्यू डेट से भी पहले, तो 23-24 में ये अलाउ है। देन अग्रीमेंट जो इनवॉइस की डेट है वही 20 मार्च, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट के हिसाब से ड्यू डेट नहीं है, बट एमएसएमई एक्ट के हिसाब से ड्यू डेट यही है। और एक्चुअल पेमेंट कब करी? 2 अप्रैल को करी। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है, इस केस में पेमेंट कब करी है? ड्यू डेट से पहले, इसीलिए ये ड्यू बेसिस पर एज पर अकॉर्डिंग टू द इनवॉइस डेट अलाउ हो जाएगा 23-24 फाइनेंशियल ईयर में ही, है ना। ये अक्रूवल बेसिस पर अलाउड हो जाएगा क्योंकि पेमेंट टाइम से भी पहले कर दी गई है। क्लियर हो गया आपको? ये अक्रूवल बेसिस पर अलाउ हो जाएगा। देन यही सेम केस है, इस केस में पेमेंट लेट करी गई है, टाइम से लेट, तो ये अगले फाइनेंशियल ईयर में अलाउड होगा। क्लियर हो गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था। अगर आपको ये समझ आ गया तो काफी ज्यादा क्लैरिटी आपको आ गई होगी। अगला है 1 जनवरी 24 का इनवॉइस डेट है, एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर एग्रीमेंट में टाइम पीरियड लिख दिया 30 दिन, तो एग्रीमेंट के हिसाब से पेमेंट की डेट है 30 जनवरी, क्योंकि एग्रीमेंट में पेमेंट की डेट जो टाइम लिमिट है वो 45 दिन से 30, जो एग्रीमेंट में डेट लिखी है वही ड्यू डेट रहेगी एज पर एमएसएमई एक्ट भी। इस केस में पेमेंट कब तक होनी थी? 30 जनवरी 24 तक। कब कर दी गई? 25 जनवरी 24 तक, तो बिल्कुल टाइमली करी गई है, ये अलाउ हो जाएगा इसी फाइनेंशियल ईयर में।
अगले केस में भी 30 जनवरी को होनी थी, 25 मार्च को करी है पेमेंट, ये आफ्टर ड्यू डेट करी गई है, बट इसी फाइनेंशियल ईयर में कर दी गई है, तो इसीलिए ये 23-24 में अलाउ हो जाएगा। फिर 30 जनवरी तक होनी थी, पेमेंट करी है 10 अप्रैल में, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में ये अलाउ होगा। देन 18 अगला हमारा इनवॉइस आ गया 20 मार्च को, 30 दिन के ही एग्रीमेंट पे है, 18 अप्रैल ड्यू डेट हो गई दोनों ही केसेस में, पर पेमेंट कर दी है पहले ही, ठीक है, तो ये पहले फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में ही अलाउ हो जाएगा डिडक्शन के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला भी केस स्टडी हो गया। देन यही केस सिनेरियो चल रहा है, पेमेंट अब करी गई 15 अप्रैल को, 18 को करनी थी, 15 अप्रैल को करी गई, तो ये अक्रूवल बेसिस पर अलाउड हो जाएगा 23-24 फाइनेंशियल ईयर में। पेमेंट तो बाद में करी गई है बट टाइमली करी गई है, तो अकॉर्डिंग टू द इनवॉइस डेट ये अक्रूवल बेसिस पर अलाउ हो जाएगा। देन नेक्स्ट केस यही कंटिन्यू है, पर इस केस में 18 तारीख को पेमेंट करनी थी, 25 अप्रैल को करी गई, तो ये पेमेंट बेसिस पर कौन से ईयर में अलाउ होगा, 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको क्लैरिटी होगी। अब हम 45 दिन का लेते हैं एक एग्जांपल। 1 जनवरी का इनवॉइस है, 45 डेज की टाइम लिमिट एग्रीमेंट पे लिखी है, यानी एग्रीमेंट के हिसाब से भी यही ड्यू डेट है और एमएसएमई एक्ट के हिसाब से भी, बट पेमेंट करनी थी फरवरी को, कर दी गई पहले ही जनवरी 24 में, तो 23-24 के लिए अलाउ हो जाएगा। अगले केस में 25 मार्च को कर दी गई, ये भी विद इन 23-24 कर दी गई, तो उस फाइनेंशियल ईयर में अलाउ हो जाएगा। नेक्स्ट केस में पेमेंट करी गई 10 अप्रैल 2024 को, 14 फरवरी तक करनी थी, पर करी गई 10 अप्रैल तक, तो पेमेंट बेसिस पे ये अलाउड होगा 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। देन अगला केस हमने बनाया 20 मार्च 24 की इनवॉइस डेट है, 45 दिन का क्राइटेरिया के हिसाब से 3 मई तक पेमेंट होनी है, एज पर एग्रीमेंट भी और एज पर एमएसएमई एक्ट भी। पहले केस में पेमेंट करी गई 30 मार्च 2024, ड्यू डेट तो बाद में थी पर पहले ही पे कर दी गई, तो 23-24 में अलाउ हो जाएगा। फिर अगले केस में 15 अप्रैल 2024 को पेमेंट करी गई, तो 3 मई को पेमेंट होनी थी, पेमेंट पहले ही कर दी गई, तो ये अक्रूवल बेसिस पे अकॉर्डिंग टू द इनवॉइस डेट अलाउ हो जाएगा। एंड अगले केस नेक्स्ट केस में यहाँ गलती से 25 अप्रैल लिखा है, 25 मई है, मतलब ड्यू डेट के बाद पेमेंट करी गई, तो जिस ईयर में पेमेंट करी गई उसमें ये अलाउ होगा 24-25 में। तो इस तरह से एप्लीकेबल होगा एमएसएमई में लाया गया चेंज। इससे बेनिफिट होने वाला है बहुत सारे स्मॉल बिजनेसमैन को। जो बड़े व्यापारी हैं उनको ध्यान रखना है, एमएसएमई के साथ काम कर रहे हैं अगर वो, तो उनकी पेमेंट टाइमली करें। इवन बड़े ही व्यापारी क्यों, सारे बिजनेसमैन को अब ध्यान रखना है। चाहे आप खुद भी एमएसएमई में हैं, तो आप किसी और एमएसएमई के साथ अगर काम कर रहे हैं तो आपको भी ध्यान रखना है कि टाइमली पेमेंट करनी है, यानी अब पेमेंट मिलेगी भी टाइम पे तो देनी भी टाइम पे है, ठीक है। तो आपको ये प्रोविजन मैं उम्मीद कर रही हूँ समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो कमेंट में आप यस भी लिख सकते हैं, और कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने टीडीएस एंड टीसीएस कोर्स प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं टीडीएस टीसीएस में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना, टीडीएस में, तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलेशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराए, क्योंकि रिकंसिलेशन जीएसटी में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलेशन, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। एमएसएमई पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को एमएसएमई में रजिस्टर करके एमएसएमई के बेनिफिट्स लें। ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस के कोर्सेज हैं। मेगा कॉम्बो में हमारे जीएसटी इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो। वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा।
क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।